नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। न्यूज 360 डिग्री में आप सभी का बेहद स्वागत। इस खास न्यूज शो में हमारे संवाददाता बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। देश और दुनिया के कोने कोने से पूरी पैनी नजर के साथ न्यूज इंडिया का कैमरा घूमेगा और आपके लिए ले आएगा वो हर खबर जो होगी दमदार, जो होगी असरदार। तो देश के कोने कोने से सभी बड़ी खबरें सिर्फ इस एक बुलेटिन में देखिए। गोवा क्लब अग्निकांड के आरोपी सौरभ और गौरव यानी लूथरा ब्रदर को थाईलैंड के एक होटल से हिरासत में लिया गया है। ये कार्रवाई तब की गई जब भारत सरकार ने पासपोर्ट जब्तीकरण और ब्लू कॉर्नर जो नोटिस है वो जारी किया, जिसके बाद दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। गोवा के चर्चित नाइट क्लब बर्च बाय रोमियो लेन के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा थाईलैंड में हिरासत में हैं और अब पहली तस्वीर भी सामने आ चुकी है। दोनों भाई पुलिस की कस्टडी में, हाथ बंधे हुए और पासपोर्ट हाथों में। खबरों के मुताबिक ये कार्रवाई इंटरपोल के ब्लू कॉर्नर नोटिस के बाद हुई है। लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ जाँच तेज हो चुकी है, यहाँ तक कि भारत की विदेश मंत्रालय ने उनके पासपोर्ट को भी निलंबित कर दिया है, जिससे मामले पर एक्शन और तेज हो चुका है। इस बीच बुधवार को हुई ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिकाओं की सुनवाई में लूथरा भाइयों के वकील ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि लूथरा ब्रदर्स भाग नहीं रहे थे, वे सिर्फ बिजनेस मीटिंग के लिए थाईलैंड गए थे। लेकिन अब जब इंटरपोल नोटिस, पासपोर्ट सस्पेंशन और हिरासत तीनों एक साथ सामने आए हैं, तो बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या ये सिर्फ बिजनेस ट्रिप थी या लूथरा ब्रदर्स पर शिकंजा और कसने वाला है। यह है भारत के रेलवे इतिहास का नया अध्याय। देश की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन अब पटरियों पर उतरने के लिए तैयार है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में जानकारी दी कि इस हाइड्रोजन ट्रेन सेट का निर्माण पूरा हो चुका है। आरडीएसओ के मानकों के मुताबिक तैयार ये अत्याधुनिक ट्रेन न सिर्फ पर्यावरण के लिए अनुकूल होगी, बल्कि भारतीय रेलवे को हरित ऊर्जा के नए दौर में भी ले जाएगी। भारतीय रेलवे ने देश की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाने की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन सेट का निर्माण पूरा हो चुका है। रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से निर्धारित मानकों के मुताबिक ये ट्रेन सेट विकसित की गई है। अब ट्रेन के संचालन के लिए जरूरी हाइड्रोजन की आपूर्ति के लिए हरियाणा के जिंद में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया आधारित ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन प्लांट भी स्थापित किया जा रहा है। रेल मंत्री ने बताया कि यह हाइड्रोजन ट्रेन सेट सबसे लंबी और सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन सेट है। अमेरिका में हुई बड़ी घोषणा, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के सबसे ज्यादा मेधावी छात्र जो कि भारत और चीन से जाते हैं, वो इस बार निशाने पे देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका में बड़ी घोषणा और निशाने पर दुनिया की सबसे मेधावी छात्र, खासकर भारत और चीन से जाने वाले। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले इन टैलेंटेड छात्रों का पढ़ाई के बाद वापस लौटना अमेरिका के लिए शर्मनाक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और चीन जैसे देशों के प्रतिभाशाली छात्र जब अमेरिका के शीर्ष विश्वविद्यालयों से पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने देश लौटने को मजबूर होते हैं, तो ये शर्मनाक है। ट्रंप का कहना है कि ऐसे छात्रों को अमेरिका में ही अवसर मिलना चाहिए ताकि उनकी प्रतिभा का लाभ सीधे अमेरिका को मिले। इसी को ध्यान में रखते हुए ट्रंप ने एक नई योजना, ट्रंप गोल्ड कार्ड की घोषणा की है। म्यांमार एक ऐसा देश जो इस समय खूनी गृह युद्ध की आग में जल रहा है और इस आग को और भड़काने वाली है 10 दिसंबर की वो रात जब एयर स्ट्राइक कर अस्पताल पर हवाई हमला किया गया, जिसमें 30 लोगों की मौत और 70 लोग घायल बताए जा रहे हैं। म्यांमार एक ऐसा देश जो इन दिनों खूनी गृह युद्ध की आग में जल रहा है और इसी आग को और भड़काने वाली है 10 दिसंबर की रात की दिल दहला देने वाली एयर स्ट्राइक। रखाइन प्रांत के एक अस्पताल पर हुए इस हवाई हमले में 30 लोगों की मौत हो गई और करीब 70 लोग इसमें घायल हो गए। माना जा रहा है कि इस अस्पताल में विद्रोही ग्रुप अराकन आर्मी के लड़ाके या तो इलाज करा रहे थे या छिपे हुए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह स्ट्राइक किसने की। अब तक म्यांमार की सेना और सरकार दोनों ही चुप है, कोई आधिकारिक बयान नहीं और इसी चुप्पी के बीच दुनिया की बड़ी ताकतें म्यांमार के गृह युद्ध को और जटिल बना रही है।
कांग्रेस सांसद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद भवन में बनारस के अमूल्य कारीगर और बनारसी साड़ी बनाने वाले तमाम व्यापारियों से मुलाकात की और उनकी दिशा पर चिंता व्यतीत की। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बनारस की अमूल्य कारीगरी, बनारसी साड़ियों और यहाँ के हुनरमंद बुनकरों की दशा पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने हाल ही में जन संसद कार्यक्रम के दौरान बनारस के एम्ब्रॉयडरी कारीगरों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की थी। उन्होंने बताया कि कारीगरों का दर्द वही है जो आज देश भर के छोटे दस्तकारों और हुनरमंदों की कहानी बन चुका है। राहुल गांधी ने जन संसद में बनारस के एम्ब्रॉयडरी कारीगरों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस दौरान उनकी समस्याओं को सुना। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर कारीगरों से मुलाकात का एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें सभी लोग कांग्रेस नेता से अपनी परेशानियां बता रहे हैं। इस दौरान कारीगरों ने उनसे कहा, हम भी तो मेक इन इंडिया हैं, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती। एटा के अलीगंज थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच पथराव मारपीट की एक घटना सामने आई है, जहां पे पुलिस की कार्यप्रणाली पे भी सवाल उठ रहे हैं। दोनों ही पक्षों का गंभीर आरोप है कि मारपीट के बाद कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित के अनुसार बताया गया कि कोई भी एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई। एटा के अलीगंज में दो पक्षों के बीच हुआ विवाद अब गंभीर रूप ले चुका है। मंगलवार देर शाम शुरू हुआ झगड़ा बुधवार सुबह फिर से भड़क उठा। विवाद में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित अली हसन के अनुसार विवाद की शुरुआत मंगलवार रात उनके भतीजे मोहम्मद अहमद और मोहल्ले के शाहरुख के बीच कहासुनी से हुई। बताया गया कि होटल से खाना मंगाने को लेकर बात बढ़ी और शाहरुख ने मोहम्मद अहमद को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद दोनों पक्ष अपने घर चले गए, लेकिन थोड़ी देर में शाहरुख, आमिर, समीर, सादन और फारूक मोहम्मद अहमद के घर पहुंच गए और हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी से सटे हुए मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में एक जोरदार टक्कर मारने का मामला सामने आ रहा है। काले रंग की थार जो कि मजिस्ट्रेट लिखी हुई थी, उसने एक दंपत्ति को टक्कर मार दी और उसका बच्चा भी उसमें घायल हो गया। और यही नहीं, मजिस्ट्रेट लिखी हुई कार ने टक्कर मारने के बाद मदद देने के अलावा भागने की भी कोशिश की, जबकि लोगों ने उसको पकड़ लिया। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में सड़क पर खड़ी व्यवस्था को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया गया है, जहां मजिस्ट्रेट लिखी एक तेज रफ्तार थार कार ने बाइक सवार दंपत्ति और उनके मासूम बच्चे को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि तीनों सड़क पर तड़पते हुए गिर पड़े। परिवार वालों ने आनन फानन में उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां सभी का इलाज जारी है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। सबसे बड़ा आरोप है कि टक्कर मारने के बाद थार में बैठे अधिकारी ने मदद करने के बजाय मौके से निकलने की कोशिश की, बल्कि धमकी तक भी दी। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा को फिलहाल राहत दे दी है। आशीष मिश्रा 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक लखीमपुर खीरी में ही रहेंगे, लेकिन इसके बाद 1 जनवरी 2026 को लखीमपुर खीरी शहर छोड़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत दे दी है। आशीष मिश्रा को कोर्ट ने 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लखीमपुर खीरी में रहने की अनुमति दे दी है। हालांकि 1 जनवरी को लखीमपुर खीरी छोड़ना होगा। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने ये आदेश दिया है कि इस मामले की सुनवाई के दौरान आशीष मिश्रा की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि उनकी बेटी 12वीं क्लास में पढ़ती है, उसकी परीक्षा है, वे बेटी के साथ रहना चाहते हैं, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें अनुमति दे दी। रायबरेली में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। महिला थाने में पति, पत्नी और प्रेमी आए हुए हैं। आपको बता दें कि पति और प्रेमी दोनों, जो पत्नी है उसको ले जाने के लिए अड़े रहे। वहीं पीड़ित पति ने महिला थाने में तहरीर दी है और न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन जो पत्नी है वो यानी जो प्रेमी के साथ रहने के लिए राजी है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। महिला थाने में पति और प्रेमी दोनों एक ही महिला आंचल गुप्ता को अपने साथ ले जाने के लिए अड़ गए। जानकारी के मुताबिक आंचल गुप्ता की शादी वर्ष 2022 में अनिकेत गुप्ता से हुई थी, लेकिन आंचल पिछले 2 वर्षों से अहमद हुसैन नाम के युवक के साथ रह रही है। पति अनिकेत का गंभीर आरोप है कि अहमद ने उसकी पत्नी का धर्म परिवर्तन भी करवा दिया। वहीं आंचल का कहना है कि वो अपनी मर्जी से अहमद के साथ रह रही है।
केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज वाराणसी से आज एक और सौगात देने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आज देश को एक बड़ी सौगात मिली है। बता दें कि गंगा की लहरों पर अब वाटर टैक्सी चलेगी। बता दें कि इस वाटर टैक्सी के संचालन के होने से जो पर्यावरण है वह भी साफ सुथरी हो सकेगी। वाराणसी से देश को आज एक और बड़ी सौगात मिली, जहां पर भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली वाटर टैक्सी का शुभारंभ किया गया। स्वच्छ गंगा अभियान और पर्यावरण संरक्षण को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी को ये खास तोहफा है। इस वाटर टैक्सी का उद्घाटन केंद्रीय जल परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हरी झंडी दिखाकर किया। इसका संचालन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से किया जाएगा। शुभारंभ कार्यक्रम नमो घाट पर रखा गया, जहाँ से ये वाटर टैक्सी अपनी सेवाएं शुरू करेगी। आपको बता दें कि ये टैक्सी नमो घाट से रविदास घाट के बीच चलेगी। हर दिन इसके लिए 4 टाइम स्लॉट किए गए हैं। सुबह 8, 11 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 5 बजे चलेगी। वाटर टैक्सी में एक बार में 50 यात्री सफर कर सकेंगे। रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को लेकर रायबरेली का जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। आपको बता दें कि रायबरेली में जो 52,000 की संख्या में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए थे, इसको लेकर निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। निरस्तीकरण की प्रक्रिया के दौरान जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि 400 परिवार यहां रह रहे हैं, लेकिन जब जांच पड़ताल हुई तो वो 400 परिवार यहां नहीं मिले। रायबरेली से एक बड़ा और चौंकाने वाला फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया। जिले के कई गांव में 400 से ज्यादा संदिग्ध घुसपैठियों के परिवार बसाए जाने की कोशिश की गई। जांच में पता चला है कि जालसाजों ने किसी एक परिवार में 25 बच्चे तो किसी में 15 बच्चे तक जोड़कर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवा दिए थे। ये खुलासा हाल ही में एटीएस की जांच के दौरान हुआ, जिसमें ये सामने आया कि रायबरेली में 52,000 से ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र तैयार किए गए थे। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक बड़ा हादसा हो गया। बाइक से बेटी को स्कूल छोड़कर लौट रहे 45 वर्षीय संदीप त्रिपाठी का गला मांझा फंसने से कट गया। हादसा नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित सद्भावना पुल के पास हुआ। घटना के बाद घायल अवस्था में संदीप को तत्काल जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। आपको बता दें, चाइनीज मांझे ने एक और जान ले ली। नगर कोतवाली क्षेत्र के सद्भावना पुल के पास चाइनीज मांझे की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान संदीप त्रिपाठी उम्र 45 वर्ष के रूप में हुई है, जो जौनपुर के एक निजी स्कूल में शिक्षक थे। सुबह वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान अचानक सड़क पर लटक रहा चाइनीज मांझा उनके गले में फंस गया, जिससे उनका गला गहराई से कट गया। जिसके बाद लोगों ने उन्हें तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नशीले कफ सिरप के अवैध भंडारण के मामले में वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट द्वारा एसआईटी टीम की गठन पूर्व में की जा चुकी है, जिसके तहत लगातार छापेमारी भी की जा रही है। जगह जगह से नशीले कफ सिरप का भंडारण का खुलासा भी किया जा रहा है। इस पूरे मामले की अगर बात करें तो इसको लेकर के वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट पूरी तरीके से सतर्कता बरतते नजर आ रही है। वाराणसी में पुलिस ने कोडिन युक्त कफ सिरप के बड़े माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की। कमिश्नरेट पुलिस ने कफ सिरप तस्करी रैकेट के सरगना शुभम जायसवाल और उनके सहयोगी महेश कुमार सिंह पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। शुभम जायसवाल, जो शैली ट्रेडर्स का मुख्य संचालक बताया जा रहा है, आदमपुर थाना क्षेत्र के प्रहलाद घाट का निवासी है। उस पर वाराणसी के अलावा सोनभद्र, जौनपुर, चंदौली और गाजियाबाद में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में प्राधिकरण ने करीब 200 करोड़ रुपए की संपत्ति को ध्वस्त किया है। साथ ही जिन लोगों ने प्राधिकरण की जमीन पर कब्जा कर रखा था, उन लोगों को सख्त चेतावनी दी है कि वहां पर किसी भी तरह का कब्जा न करें। वहीं सीओ का कहना है कि अगर किसी ने कब्जा किया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही लोगों ने टीन सेट और मकान बना रखे थे। वहीं प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंची और उसको जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त कराया। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दनकौर क्षेत्र में मेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। प्राधिकरण ने खसरा नंबर 211 पर कब्जा जमाए बैठे लोगों से करीब 46,000 वर्ग मीटर की कीमती जमीन को मुक्त कराया।
ये कार्रवाई मुख्य कार्यपालक अधिकारी के निर्देश पर विशेष कार्य अधिकारी शैलेंद्र सिंह की अगुवाई में की गई। मौके पर राजस्व टीम, परियोजना विभाग, दनकोर थाना पुलिस और भारी पुलिस बल तैनात रहा। नोएडा के सेक्टर 18 डीएलएफ मॉल में आज से एप्पल का रिटेल स्टोर खुल गया है। वहां पे जो लोग हैं वो खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही जिस तरीके से आज से उसकी शुरुआत हुई है तो कहीं ना कहीं जो टेक प्रेमी है वो वहां पर पहुंच रहे हैं। साथ ही एप्पल का जो है वो रिव्यू ले रहे हैं। साथ ही देखा जा रहा है कि लगातार वहां पर भीड़ पहुंच रही है और माना यही जा रहा है कि जो रिटेल स्टोर खुला है ये भारत का 5वां स्टोर है। नोएडा के सेक्टर 18 स्थित डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में आज एप्पल का नया और भव्य रिटेल स्टोर आधिकारिक रूप से खोल दिया गया है। टेक प्रेमियों के लिए ये किसी बड़े तोहफे से कम नहीं। ये स्टोर नोएडा का पहला, उत्तर भारत का दूसरा और देश का 5वां आधिकारिक एप्पल स्टोर बन गया है। इससे दिल्ली एनसीआर के एप्पल उपयोगकर्ताओं को अब और भी बेहतर प्रीमियम अनुभव मिलेगा। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में प्राधिकरण ने करीब 200 करोड़ रुपए की संपत्ति को ध्वस्त किया है। साथ ही जिन लोगों ने प्राधिकरण की जमीन पर कब्जा कर रखा था उन लोगों को सख्त चेतावनी दी है कि वहां पर किसी भी तरह का कब्जा न करें। वहीं सीओ का कहना है कि अगर किसी ने कब्जा किया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही लोगों ने टीन सेट और मकान बना रखे थे। वहीं प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंची और उसको जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त कराया। उत्तर प्रदेश के बांदा में जिलाधिकारी जे रिभा ने सख्त कार्रवाई करते हुए विकास भवन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बड़ा खुलासा हुआ। यहाँ 11 अधिकारी और 35 कर्मचारी अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित मिले। जिलाधिकारी ने अनुपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 11 अधिकारियों और 35 कर्मचारियों का एक दिन का वेतन रोकने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। राजस्थान के 12 जिले के सबड़ा में खाद वितरण को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दूं, किसानों ने आरोप लगाया कि जो नैनो यूरिया की बोतलें होती है वो जबरन थोपी जा रही है। इसके साथ ही किसानों से 50 रुपये भी वसूले जा रहे हैं। इसको लेकर नाराज किसानों ने एसडीएफ कार्यालय के बाहर रोड जाम कर लगातार प्रदर्शन किया। सूचना पर पुलिस और कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले को शांत करवाया। राजस्थान के 12 जिले के छबड़ा में खाद वितरण को लेकर बड़ा विवाद हो गया। यह खाद व्यापारियों और सहकारी समितियों द्वारा किसानों को जबरन अटैचमेंट दिए जाने पर किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। किसानों का आरोप है कि वो टोकन लेकर खाद लेने पहुंचे थे, लेकिन व्यापारियों और सहकारी समितियों ने हर खाद के कट्टे के साथ 50-50 रुपए लेकर नैनो यूरिया की बोतलें जबरन थमानी शुरू कर दी। किसानों ने विरोध किया पर व्यापारियों ने साफ कहा कि बोतल लिए बिना खाद नहीं दिया जाएगा। पंजाब में फारकी कला में अबोर के पास एक व्यक्ति अपनी पेशी में पहुंचा था, लेकिन उसके बाद उसको गोली मारकर घायल कर दिया गया था। उसके बाद जब उसको सिविल हॉस्पिटल में लेकर गया तो बहुत माहौल ख़राब हो चुका था, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी उसकी छानबीन चल रही है। पंजाब के फाजिल्का से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। अबोहर तहसील कोर्ट परिसर में पेशी पर आए युवक आकाश उर्फ गोलू पंडित को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार आकाश अपने साथी सोनू और एक अन्य व्यक्ति के साथ कार में कोर्ट की तारीख के लिए आया था। बीबीएमबी के लीज मामले हार चुके लीज धारकों को हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। इसी बीच पंजाब के शिक्षा मंत्री और एडवोकेट ने मिलकर लीज धारकों के साथ बैठक की। इसके बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में लीज को लेकर एक रिव्यू पिटिशनर दायर किया गया, जिसमें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पूरे मामले को लेकर स्टे लगा दिया है। पंजाब के नंगल में लीज भूमि को लेकर हाल ही में हाईकोर्ट के आदेशों के बाद दुकानदार और कुछ रिहायशी कॉलोनियों के लोग चिंता में हैं। हाईकोर्ट ने बीबीएमबी के साथ लीज मामले हार चुके लीज धारकों को 31 दिसंबर तक अपनी भूमि कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिए हैं। इससे मेन मार्केट और क्लीन इलाके के लिए कई लोग प्रभावित हो सकते हैं। इस बीच पंजाब के शिक्षा मंत्री और नंगल के स्थानीय विधायक एडवोकेट हरजीत सिंह ने बीती रात लीज धारकों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि कुछ मिसमैनेजमेंट के कारण ये हालात बने हैं।
मंत्रों के नाम पर ठगी और तांत्रिक का आतंक फिर से बेनकाब। ऐसी ही एक घटना गुजरात राज्य के कच्छ जिले के माधापर गांव से सामने आई है, जिसमें अंधश्रद्धा के चलते हुए परिवार में चल रही समस्या का समाधान देने के नाम पर एक तांत्रिक ने परिवार से 3,11,000 रुपए जबरन वसूले। अब उसकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज हुई। गुजरात के कच्छ से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। माधापार क्षेत्र में तांत्रिक विशाल रोजगार के खिलाफ जबरन वसूली की एक और शिकायत दर्ज की गई है। आरोप है कि उसने घर की परेशानियां दूर करने के बहाने एक महिला से 3.5 लाख रुपए ऐंठे। शिकायत में बताया गया है कि विशाल रोजगार महिला और गवाहों से पैसे मांगता था और कहता था कि घर में बीमारी और दूसरी समस्याओं को ठीक करने के लिए तांत्रिक पूजा करनी होगी। महिला को वो दिन में अकेले अपने घर बुलाता और माथे पे कंकु लगाकर झूठे मंत्र पढ़ता। तो इस खास बुलेटिन में हमने आपको देश और दुनिया की तमाम वो बड़ी खबरें दिखाई जो आपके सरोकार से जुड़ी हुई थी। इन्हीं खबरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्दी हाजिर होंगे।